अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब अफजल। पब्लिक मेरे साथ जो स्क्रीन शेयर करते हैं और लाहौर की खबरें तो हम आपको देंगे, लेकिन पहले शहर इक़्तिदार की खबरें शामिल कर लेते हैं। और उसके लिए आपको पता है हमें लाहौर से फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद जाना होता है, जहाँ से हरमीत सिंह हमें ज्वाइन करते हैं, तो उनको भी आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और वैसे खुद बहुत सारी आती जाती हैं और आपको पता है कि लाहौर से भी बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद भी है। बहरहाल अब ख़बरें ख़ासकर जो आजकल की जो हेडलाइन है वो आपको पता है कि 11 लाख अफ़गान महाजरीन जो हैं उनके हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि उनको वतन वापस भेजने का फ़ैसला हो चुका है। और मेरे ख़्याल में बहुत सारे ऐसे लोग जो गैर क़ानूनी तरीके से रहते हैं और गैर क़ानूनी तरीके से आके यहाँ पे बसे हुए हैं। और आपको पता है कि कराची की बात की जाए, इस्लामाबाद या लाहौर की बात की जाए, इसमें कोई शक नहीं है कि क्राइम रेट जो है वो बढ़ा भी है। और फिर कहीं ना कहीं अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो बहुत सारे ममालिक में गैर कानूनी तरीके से जो लोग रहते हैं तो उस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें सख्ती भी की जाती है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह की कोई सख्ती नहीं थी, लेकिन अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है। और हरमीत, दुनिया आलम की जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स हमारे पास होते हैं। अगर हम अफ़गानी महाजरीन की बात करें तो हमारे पास बेहतरीन मिसाल जो है वो शामी पनाह गज़ीनों की है, जो कि इस वक्त तुर्की में तो मौजूद है। लेकिन जब मैंने यकीन करें उन्हें विज़िट किया तो वहाँ पर एक बाकायदा सिर्फ एक कार्ड बनाया गया है जिसको आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहते हैं। शामी पनाह गज़ीन उस कार्ड के बगैर जो है वो तुर्क में दाखिल नहीं हो सकते। मतलब वो तुर्की जाते हैं, काम करते हैं, रोज़गार कमाते हैं और शाम को जो एक स्पेसिफिक जगह की गई है, एक टेरिटरी बनाई गई है, वहीं पर उन्हें रहना है, वहीं खाना है, वहीं पढ़ना है, वहीं सोना है। वो एक टेरिटरी बनाकर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ऑल्दो ये इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान को बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। इस पर प्रोग्राम में हम बात जरूर करेंगे, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज आपसे शेयर करनी है। यानी आज वेडनेसडे है, सो वी आर ऑलमोस्ट इन द मिड ऑफ द वीक। तो आज के रन डाउन में टॉप स्टोरीज में पूरे 2 घंटे के प्रोग्राम में आपसे क्या क्या शेयर करेंगे, आपसे वो शेयर कर लेते हैं। टॉप ऑफ द ऑल एडिटोरियल ऑफ प्रोग्राम, यानी हमारे चैनल की पॉलिसी और हमारे मुल्क की पॉलिसी क्या है कि लाहौर में होने वाली अच्छी और अहम खबरें और खेल के मैदान से आने वाली अच्छी खबरें जो है वो आपको आज के एडिटोरियल में देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और आपका मेरा फेवरेट सेगमेंट बच्चों का, जो कि आजकल स्कूल जा रहे हैं, उनका फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक, उसको भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और अब आप ये कह सकती हैं कि सिर्फ बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, उनकी माओ का फेवरेट ये सेगमेंट है और देखा जाता है बाकायदा। आपकी वजह से जरूर देखा जाता होगा, बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपको जो फीडबैक आता है वो बड़ा जबरदस्त है, इसीलिए चले माई बहनें जो भी हमें देख रही हैं, ऑब्वियसली अगर बच्चों ने नहीं देखा तो बड़े मिस ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरमीत जी। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड ताइक्वांडो डायमंड गेम्स में किसने ये मेडल जीत लिया? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल है कौन सा? इसको आज के प्रोग्राम में हम हिस्सा बनाएंगे और डिटेल में ये सेगमेंट करेंगे और आपसे मुलाकात कराएंगे आसिफा अली की, जो कि पाकिस्तान का प्राउड है। तो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हमने पॉलिटिकल सेगमेंट में आपसे डिस्कस करना है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए 2 आइडियाज जो है इस पर बात की जा रही है। ये 2 कॉन्सेप्ट जो है जिस पर डिस्कशन हो रही है, एक वो ये कि उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, उसके लिए नून लीग की तैयारियां पूरी है। सेकेंडली ये कहा जा रहा है कि हो सकता है सीधा जेल ही चले जाए। तो खैर इस पर डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में। आगे बढ़ेंगे। हम आज सेहत का आलमी दिन बना रहे हैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए और उम्मीद आपका ताल्लुक चूंकि सवाद से, और स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड यानी सवाद की बात करें तो ये टेररिज्म से टूरिज्म का सफर जो हमने तय किया है, ये पूरी स्टोरी जो है वो आज के प्रोग्राम में सेहत के आलमी दिन के तौर पर जो मनाया जा रहा है आज का दिन, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के सेगमेंट को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम ज़राअत की बात करते हैं, ज़राई शोबे की बात करते हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा है कि रीढ़ की हड्डी है किसी भी मैशियत की, लेकिन पाकिस्तान में किस तरह से ज़रख़ेज़ ज़मीन होने के बावजूद भी ज़राअत में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जितना ज़र मुबादला हम कमा सकते हैं उससे मिनिमम कमा रहे हैं। तो इस पर आज के प्रोग्राम में टेक्निकलिटीज़ के साथ डिटेल में बात करेंगे। ये होगा हमारे आज के प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट। अब हम बढ़ेंगे टॉप स्टोरीज के बाद आज के एडिटोरियल पर। और आपको पता है कि आ गया वो शाहकार जिसका आप सबको बेसब्री से था इंतजार, यानी एशिया कप के वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है हमारी कौमी क्रिकेट टीम ने और पीसीबी ने पूरी कर ली है। और तैयारी का पहला मरहला ये है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो रवाना हो चुकी है और वो आपको पता है कि दुबई के रास्ते भारत जाएगी। शाम 8 बजे उनकी फ्लाइट जो है वो अहमदाबाद स्टेडियम के करीब, मतलब हैदराबाद आई थिंक लैंड करेगी। और लैंड करने के बाद आपको पता है हरमीत पाजी, जो टीम और जो स्क्वाड बताया गया था उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, लेकिन होते होते नहीं भी हुई और हो भी गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, एक आधा नाम इस तरह का मजीद होना चाहिए था जो कि टीम का कॉम्बिनेशन था पिछले सीरीज में और टूर्नामेंट्स में, बट ऑल दो स्क्वाड का ऐलान हुआ, टीम जो है वो रवाना। बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। स्क्वाड ज्यादा लोगों ने तनकीद की और तनकीद बननी भी चाहिए थी। और स्टेटमेंट जो पीसीबी की जानिब से आया था वो इंतहाई वीक किस्म का था, जो माजत के साथ अगर मैं खुली डुली बात करूँ तो फिर खुली डुली बात पे पीसीबी माजत बुरा मान लेगा, लेकिन बात वही है
बात वही है कि जो हकीकत है, यानी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, बहुत सारे खिलाड़ियों के हवाले से बहुत सारे मुतबादिल चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि फेवरेटिज्म की वजह से ही हमारी टीमें, हमारा जो मामला है, हमारा जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है। बहरहाल हम ये नहीं कहते, मायूसी नहीं फैलाना चाहते, लेकिन अब टीम जा चुकी है और आप ये अंदाज़ा लगा लें कि भारत की जानिब से किस तरह कोशिश की गई, वीज़ा प्रोसीजर का जिस तरीके से ड्रामा रचाया गया, जिस तरीके से रोकी गई इस टीम को, यकीनन ये भी तज़हीक है। लेकिन बहरहाल अब दुबई के ज़रिए हिंदुस्तान पहुंच जाएगी हमारी जो टीम है, और पहुंच चुकी है, और इस पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है, और जाहिर बात है कि वहाँ पे तैयारी भी उरूज पर है, और ख़ासकर इस मैच के लिए बेसब्री से इंतज़ार भी हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एशिया कप में जो हमारी कारकर्दगी, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की कारकर्दगी तो हम नहीं देखना चाहते हैं दोबारा अपनी टीम से। न तवक्को करते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ जो मैच हो वो सबके सामने है। बहरहाल अब देखना यह है कि हिंदुस्तान का ही मैदान है, हिंदुस्तान की ही शायकीन है, और फिर वहां पे देखा जाए वो सब हमसे ज्यादा क्रेजी हैं। फिर उनका जो गोदी मीडिया है वो जिस तरीके से क्रेजी है, उसकी मिसाल आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस तरीके से फिर वहां पर रिपोर्टिंग होती है। सो बहरहाल हमारी टीम के लिए रिपोर्टिंग की जब आप बात करते हैं तो ये भी चीज रिपोर्ट की गई कि अहमदाबाद स्टेडियम की आपको पता है जो कैपेसिटी है वो 1,33,000 और गालिबन 32,000 है, और उसको फिल करने की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां वहां मुकम्मल कर ली गई है। खैर तैयारी के साथ तो हमारी टीम भी गई है, ऑल दो पूरी टीम को, कौमी क्रिकेट टीम को हमारे गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से बेस्ट ऑफ लक भाई, बहुत अच्छा खेले, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया का मैच और रिवायती हरीफ जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। शायकीन क्रिकेट जहाँ जाएं वो इस मैच को बहुत क्रिटिकली लेते हैं, बड़ा आपको पता है ये जान का मसला बन जाता है। तो खैर अच्छा प्ले करें, और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह हमारी टीम जो है, और ज़बरदस्त शाहीन इसमें आपको पता है मौजूद है, सारे के सारे शाहीन है, इलामा इकबाल के शाहीन है, कौम के शाहीन है, तो वो ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे ऑल दो, और इंशाल्लाह जीत कर वापस आएंगे। हम प्रोग्राम में आज हम नारा और आपका फेवरेट सेगमेंट जिसे कहते हैं डेली डोज। चलिए जी आपको डेली डोज दे देते हैं। वेडनेसडे का पहला डोज हम आपको देंगे बहुत ही शदीद पुराना, मतलब बाकियात की हम बात कर रहे हैं, ज़माने कदीम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है हरमीत मेरा और आपका तो चलिए इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि किस चीज़ में है। कुछ लोगों का वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है पुरानी चीज़ें, आसार कदीमा की चीज़ें देखने के लिए, लोग म्यूजियम का रुख करते हैं। मेरा है इंटरेस्ट वैसे। अच्छा बिल्कुल, तारीख में इसका मतलब आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट है, लेकिन कदीम इंसानों ने अपने अपने अब्बा की बात करें या अबा और ज़ात की बात करें, उनकी बाक़ियात को बतौर औज़ार इस्तेमाल किया। अब ये खबर हुई कैसे, ये खबर है क्या, ये आई कहाँ से, मतलब आपको पता है मुहक्किकीन जो है ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तहकीक करते हैं इस हवाले से, और अगेन वो लोग जो कि तारीख़ से पता नहीं क्या कुछ निकालना चाहते हैं। तो कदीम इंसानों ने जो अपने अबा और अजदाद है उनकी बाक़ियात, यानी अगर आप उनकी हड्डियों की बात करें तो उसमें से गूदा निकाल के, और पाँव के पंजों की अगर हम बात करें तो उसको मुख्तलिफ औजार के तौर पर इस्तेमाल किया, और ये चीज़ जो है वो 2000 सदी ईस्वी के बाद अब 2000 मतलब 21वीं सदी में अब ये चीज़ डायग्नोस हुई है। मतलब जो हड्डियाँ मिली हैं हरमीत, उससे ये लगाया गया है अंदाज़ा कि ये हड्डियाँ पैर के पंजे हैं या हाथ के औजार के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं, और वहाँ के लोग अगर हम वहाँ की बात करें, अगर हम अपने इस इलाकों को पढ़ें ना, और इस इलाके की तारीख के हवाले से पढ़ें, इस पर मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका, और मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त किताब है, कभी मिला हो रहा है तो आपके लिए ले आऊँगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके थे, बहुत सारे ऐसे कबाइल लोग थे, बहुत सारे ऐसे कबीले थे जहाँ पे ये रिवाज था कि भाई जो इंसानी खोपड़ी है उसको प्याले की सूरत में इस्तेमाल किया जाता था, और मुख्तलिफ हड्डियों का मुख्तलिफ तरीके से चमचा, चाहे वो कढ़ाई में खाना आपने बनाना या और कुछ करना, क्योंकि मिट्टी की चीज़ें होती थी ज़्यादा बात है, और इन हड्डियों का इस्तेमाल उसी तरह होता था। और बाकायदा जो VIP गेस्ट होते थे ना सुहा, जिसमें एक मशहूर यानी वो लिखारी है, और वो लिखता है कि इस इलाके में जब मैं गया तो वहाँ पे VIP ट्रीटमेंट ये होता था कि आपको खोपड़ी में है ना कोई शोरबा जो है वो पेश कर दिया जाता, तो माजत के साथ बड़ा मुश्किल है, देख के बंदे को खौफ आ जाए। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें थी, और ये तारीख का हिस्सा, और वहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। वाकई में तारीखदान जो हैं इस पर काम भी कर रहे हैं, और ये इलाके जो हैं ख़ासकर हमारे पास इस किस्म की तारीख है रिच, कि इस पर भी अगर उसी तरह काम हो तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी, ये जो मेरे पास थोड़ा सा इससे यानी यहाँ से 2 घंटे के मुसाफत पर जो आता है कटासराज के आसपास कुरुक्षेत्र का ये इलाका, जितना भी हमने देखा है यहाँ पे बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं, और अगर इस पर रिसर्च किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें भी आई हैं सामने, तो इंसानों का रहन सहन कैसा था इससे भी हमें अंदाजा होता है। लेकिन आपकी बातों से हमें अंदाज़ा हो गया कि तारीख में अच्छी खासी नज़र है आपकी, और आपको बड़ा शौक भी है इस तरह की किताबें पढ़ने का। यकीनन आप लाहौर आएंगे तो वो किताब जो है अपने देखने वालों को भी ज़रूर सजेस्ट किया, और जो खास तौर पे तारीख में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमने एक और पुरानी खबर देनी है, पता नहीं आज टीम को क्या हुआ है, सारे कदीमा की पुरानी खबरें निकाल के लेके आए हैं। लेकिन चलिए
चलिए रिकॉल कर लेते हैं 2000 साल पुराना बच्चे का जूता बंधा हुआ, यानी अगर हम लेसिस की बात करें तो बंधा हुआ जूता जो है फीतों के साथ दरियाफ्त हो गया जनाब। अब आप ये जूता अगर देखें तो चमड़े का ये जूता बना हुआ है, और उस ज़माने में जहाँ हम 21वीं सदी में रह रहे हैं भाई, एक दफ़ा मैं आपको जो दोबारा खबर दे दूँ, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और आपको पता है ये 2000 साल पुराना बात की जा रही है कि पुराना वो बच्चा और उसके जूते का साइज़, उसके जूते की मेकिंग, उसके जूते की शेप और उसके लेसिस आज भी बंधे हुए हैं। और जनाब ये फौरी तौर पर ढूंढ के जो है ना दरियाफ्त करके हरमीत पाजी इसको म्यूजियम में सेट करके रख दिया गया है कि ये जो है कीमती असासे के तौर पर इसको संभाल के रखा जाएगा। यानी सोहा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉडर्न जो आज मॉडर्न वर्ल्ड है कहीं ना कहीं पुराने सदियों पुराने 2000 साल पुराने की ये खबर है, अब अंदाजा लगा लें। बल्कि काफ़ी आप जो मैं बातें करता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है देही इलाकों की लाइफ बड़ी पीछे होती है और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से पीछे होती है। तो मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे से लोगों को देखा है कि वो घास से यानी स्पेशली गंदम या चावल की जो फसल पकती है उससे ज़बरदस्त किस्म के जूते बना के वो ज़्यादातर उसका इस्तेमाल होता था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप 2000 साल पुराना, यानी आप अंदाज़ा लगा कि उस ज़माने में भी इतने सब चीज़ें मॉडर्न थी। और बहुत सारे ऐसे हालात जो हमारे सामने आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो यकीनन वो हैरान कुन होती हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप जाएं तो एशिया के हवाले से यानी बहुत सारे से रग वेद दीगर वेद जो हैं जब आप पढ़ेंगी तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आने वाले दौर के बारे में ये बताया गया कि ये चीज़ें दुनिया में आने वाले दिनों में ये आ जाएंगी और अनकरीब हमारे सामने हैं ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो हम करीब करीब ही हैं उस दौर के। ऑल दो अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको मिस्र से देनी है। तेहरान में ये जो होटल है ये बहुत ज़्यादा मशहूर था पहले ही, फ्लोटिंग होटल इसको कहा जा सकता है, ऑब्वियसली देखने में भी वैसा ही है। दरियाए नील में तैरता हुआ ये जो होटल है वो अब डूबने लगा है। वो इसलिए बिकॉज एक ब्रिज से ये होटल हरमीत टकराया और टकराने के बाद जो इसकी पहली मंजिल को बहुत नुकसान पहुँचा। और जो वहाँ के महकमे सियाहत के लोग हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनका कहना ये कि इस हफ्ते और इस महीने जो है वो वैसे भी इनका ये टेन्योर ख़त्म हो रहा था, जिसका लाइसेंस जो है वो इन्होंने लिया हुआ था। बट ऑल दो अगर हम दरियाए नील की बात करें तो वहाँ पर आपको पता है फ्लोटिंग होटल्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये सबसे पुराना, सबसे कदीम और सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला होटल था, जिसके मालिकान ने इसको बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ था, बड़ा वेल मैनेज था। और लोग जब भी जाते थे तो ख़ास तौर पर यहाँ पर खाना खाने के लिए और रहने के लिए इसका इंतखाब ज़रूर किया जाता था। लेकिन जनाब लहरों का कोई एतबार नहीं है, आपको पता है समंदर में ज़िंदगी जो होती है वो इस तरह की होती है कि कभी भी कुछ भी कहीं से भी आ जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कुदरत और कुदरत वो कहते हैं ना कि किनारे किनारे कब तक चलोगे भाई, लहरों के साथ टक्कर तो आपकी होनी है। तो जिंदगी भी एक ऐसी है कि आपने किसी न किसी कभी मंझधार के करीब आप पहुंच जाते, कभी उससे निकल जाते हैं, लेकिन लहरों से टकराना होता है। तो बहरहाल आपने जो बात की इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में बहुत सारे लोग, खासकर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो बहुत सारे शौक कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये रिवाज जो है वो बहुत ज़्यादा है। अरबिक जितने भी ममालिक हैं या हम देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पर हमने देखा है कि अपने लिए होटल, तैरता हुआ होटल या ऐसी ऐसी चीज़ें, खासकर हम देखते हैं कि समंदर में पार्टीज़ का होना या दीगर चीज़ों का होना, ये बड़ा ज़्यादा वायरल है उस दुनिया में। लेकिन बहरहाल आपने जो बात की कि बिल्कुल एक पुराना और कदीम ये होटल था और अचानक इसका डूब जाना, ख्याल रखना होता है, चाहे वो इंसान है या इस किस्म की चीज़ें, एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूरी है। अगली खबर जो है ना हरमीत पाजी वो भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है। खैर काफ़ी इंटरेस्ट हमने बिल्ड कर ही दिया है आवाम का, लेकिन अभी हमने जो आपको वीडियो दिखानी है वो है क्लास में टीचर के सोने की वीडियो वायरल हो गई है। और ये जो वीडियो वायरल हुई है, अगर हम इसकी बात करें तो आई डोंट नो कि मतलब अगर वीडियो बनाई कैसे, मैं तो इसको डायग्नोस करने की कोशिश कर रही हूँ ना कि आजकल के बच्चे भी कितने चालाक हैं। आप देखें वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि आप फौरी तौर पर कोई ऐसा मूवमेंट क्लिक कर लें जिसको वायरल हो जाए फ़ौरन। और बच्चे जो है आजकल असातिज़ा का और बच्चों का आपको पता है जो बॉन्ड भी हरमीत पाजी वो आपके और मेरे दौर वाला नहीं है। एक इज़्ज़त का, एहतराम का, खौफ का, एक रौब का, दबदबे का जो एक पूरा जेस्चर होता था ना, वो तो अब आपको नज़र आता नहीं है बच्चों में। बच्चों ने जनाब ये वीडियो बना ली और वीडियो बना के टीचर की जो है वायरल कर दी और सारे बच्चे जो है फिर खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि अच्छा देखो बच्चे तो सोते सोते हैं, टीचर भी सो रहा है क्लास में। नहीं होता है। हाँ हमें याद है, बल्कि हमारी क्लास में अक्सर एक बुजुर्ग टीचर थे, मौलाना साहब थे, और वो अक्सर आके सोचा करते थे और सिर्फ एक ही इशारे पे, क्योंकि मैं बड़ा शरारती भी था और बड़ा अच्छा भी था क्लास में, तो मॉनिटरिंग वगैरह की जिम्मे मेरी होती थी।
तो कहीं ना कहीं मैं फिर वो नाम लिखता था कि जिसने ज़्यादा शरारत की, लेकिन टीचर साहब जो अक्सर वो सो जाया करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और ख़ासकर फिर ऐसे इलाकों में उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे, आजकल शरारत आपके पास मोबाइल है तो वीडियो आप अपलोड भी कर सकते हैं और वायरल भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर नुकसान जो है वो टीचर का भी हो बस अमित जाता है। भाई, आप लेकिन जैसे बहरहाल शरारती बच्चे जो है ना वो क्लास में भी होते हैं और अक्सर शोज में भी होते हैं, तो बस फिर ये बच्चे होने चाहिए, ये रौनक लगा के रखते हैं क्लासेस में भी और चैनल्स पर भी। तो चले जी, हमने कर लिया डेली डोज, अब लेनी है एक क्विक सी ब्रेक और वापस आते हैं ब्रेक के बाबरों के साथ और कुछ अच्छे और मज़ेदार सेगमेंट्स के साथ। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स सेलिब्रेट अ विक्ट्री, क्योंकि अगर पाकिस्तान की विक्ट्री की बात करें, फिर अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बच्चियों की बात करते हैं और बच्चियों की हर फील्ड में आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी आसिफा अली से आपके आज मुलाकात करानी है, जो कि ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है और आपको पता है कि 49 किलोग्राम कैटेगरी में ये मेडल उनके नाम हुआ है। तो उनकी सक्सेस स्टोरी जानने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। आसिफा अली हमारे साथ आज मौजूद है, आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आसिफा, कैसी हैं आप? Thank you. Alhamdulillah, I'm fine. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरी पाकिस्तान की तरफ से और ख़ासतौर पे गुड मॉर्निंग पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इतना ज़बरदस्त ये एजाज़ जो है वो आपने अपने समेत पाकिस्तान के नाम भी किया है। हम जानना चाहते हैं कि कब से ये शौक़ था और कब से जो है वो आप इसे कैरी कर रही हैं? I started in my childhood. I think I started in my college. For example, okay, let me talk in Urdu. यूनिवर्सिटी से मैंने खेलना शुरू किया था ऑफिशियली। उससे पहले मैं सीख रही थी। उसके स्टार्टिंग में प्रोविंशियल चैंपियनशिप्स खेली थी, इंटरवर्सिटी खेली थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से खेलना शुरू किया था। अच्छा, वैसे मेडल्स की अगर हम बात करें तो यकीनन आप जब खेलना शुरू करते हो तो बहुत सारे स्टेट लेवल के और उसके बाद बहुत सारे इंटर स्टेट और फिर आप बाहर भी जाना शुरू करते हो, ग्रेजुअली ये एक कारवां शुरू होता है। सबसे पहले आपको आपकी विक्ट्री तो याद होगी ना, जब शुरू किया था उसके बाद उसी वक्त टारगेट सेट कर लेता कि नहीं मैंने यहाँ तक जाना है जहाँ पर आप माशाल्लाह मौजूद हैं। तो वो विक्ट्रीज याद हैं और कहाँ कहाँ किस किस तरह से पार्टिसिपेट किया, कौन कौन सा एजाज़ आपके नाम है? पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो क्लब चैंपियनशिप क्लब से स्टार्ट करते हैं। तो क्लब चैंपियनशिप में मेडल थे, अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन जो मेडल मुझे याद है आई थिंक वो मेरा प्रोविंस का मेडल था। मैंने सिंध गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, सिंध गेम्स जीती थी। उसके बाद मैंने इंटरवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था जब मुझे पता नहीं था, मैं जाहिर है पहला इंटरवर्सिटी था तो मुझे पता नहीं था मेडल की क्या वैल्यू है, क्या इसके बाद क्या अचीवमेंट्स मिलेंगी, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब आप छोटी थी और वैसे शुरुआत में मुक्के शुक्के शुरू कर देते और अम्मा अब्बा ने कहा कि भाई इसको तो उधर ही भेज देते हैं, ऐसे ही था कुछ? नहीं, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रेसलिंग में था, ग्रैपलिंग, थ्रोइंग, जिजित्सु में था। लेकिन उसके बाद I think taekwondo is a very decent game. If I would say, it's good for girls and good for uniform and all. So I think in my family was a little bit conservative about these kind of sports and uniforms, so they choose taekwondo specifically because of the uniform. जाहिर बात है कि चैलेंजेस बहुत होते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो क्या क्या चैलेंजेस को आपने फेस किया और सपोर्ट, जाहिर बात है जिस तरह आप फरमा रही हैं कि माँ बाप का सपोर्ट, और माँ बाप का अगर सपोर्ट हो तो भैया बंदा कहीं ना कहीं पहुँच जाता है, पर लोग ना सुधारे बल्कि पहुँच जाता है। तो क्या कहती हैं इस पर आप? चैलेंजेस, मैं कहती हूँ अगर चैलेंज नहीं होगा तो आपको मजा ही नहीं आएगा कुछ भी अचीव करने का। तो जाहिर है चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला चैलेंज आपके अंदर अपने आप से होता है, क्योंकि आप एक फाइट जीतते हो, एक हारते हो, फिर आप हारने के बाद आके सोचते हो कि मैं ये क्यों हारा। इस तरह से मुझे ऐसा लगता है ताइक्वांडो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब आप इसको खेलना शुरू करते हो तो जाहिर है आप सिर्फ हारते नहीं हो, आप पिट के भी आते हो, तो वो एक चैलेंज होता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। मोहल्ले में कोई बदमाशी बनाई है आपने कि नहीं बनाई है? हाँ जी, मैंने कहा मोहल्ले में कोई बदमाशी बनाई है कि नहीं आई है? लोग पंगा लेते हैं आपसे? No, I was a very good child. No, my sister was I think she was the brave one, but I wasn't. अच्छा, आसिफा, एक और चीज़ व्हाट आई वांट टू आस्क, व्हाट अबाउट दैट मोमेंट? आपको पता है जब आप व्हेन यू आर होल्डिंग पाकिस्तानी फ्लैग, व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, तो वो क्या मोमेंट होते हैं? और चूँकि अभी इस वक्त आप कोरिया में मौजूद हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप कंपेयर करती होंगी बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान। तो वो क्या फील थी व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान बट नॉट लिविंग इन पाकिस्तान? I think most of my events were outside of Pakistan. I think my first international medal was in Nepal. So most of the time I wasn't in Pakistan, but I was in Pakistan for Pakistan Open Championship when I hold the medal. It was
that was different. This is not different because every time when we go outside, we have to participate in some other country, in some other soil. But when I achieved Pakistan silver medal in Pakistan Open, I think that was great for me because everybody was there. My family, my people, my friends can see me like physically. So I think that was different. This is normal. ऑलराइट, आसफा ये भी बताएं कि आप जब दुनिया में सफ़र करते हो, बहुत ट्रैवल करते हो, फिर आपको इस बात का एहसास भी होता है कि अगर आप कोरिया में मौजूद है तो वहाँ पर पॉलिसीज़ क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, टैलेंट क्या है और यंगस्टर्स खासतौर पे किस ट्रैक पे हैं। और जब आप पाकिस्तान को देखते हो तो ऑब्वियसली इस बात का भी एहसास होता है कि यहाँ पर भी टैलेंट बहुत मौजूद है, बस ट्रैक की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू फील जब आप दोनों चीज़ों को पैरेलल साथ लेके चलती हैं और कंपेयर करती हैं? तो कंपेयर करना मुझे ऐसा लगता है एक गलत वर्ड है। अगर मैं बोलूँ कि हमारी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है, हम उन कंट्रीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जिनकी प्रोग्रेस शुरू से ही हमसे ज्यादा थी। हाँ, उनके साथ हम अगर कंपेयर करना चाहें जो हमारी तरह से, तो शायद हो सकता है। लेकिन कोरिया और पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कोई कंपैरिजन है। हम दोनों की जर्नी अलग है, हम दोनों की डिफरेंसेस, डिफिकल्टीज अलग है। यहाँ पे इन लोगों के पास एक अच्छा सिस्टम है, इनके पास एक एनवायरनमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज इन लोगों के पास मौजूद है और नहीं है तो ये उसके लिए काम करते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज जो है। बात आप लेकिन फरमा रहे अगर हैं हम इसका गिला हम पाकिस्तान दिन की रोज बात करते करें, हैं, दिन रात करते हैं। अच्छा आसफा, एक और चीज, आप जैसी नौजवान जो आती हैं कुछ करके कर जाती हैं और जाहिर बात है वो जज्बात, वो जज्बा वो कमाल का होता है जब आप ग्रीन फ्लैग लहराती हैं या लहराते हैं। बहुत सारी नौजवान लड़कियां जिस तरह सोहा को देख के एंकर बनना चाह रही, भाई आपको भी देख के कोई आना चाह रहा है, इस फील्ड में भी आना चाह रहा है, क्या कहेंगे उनको, क्या पैगाम देंगे? उनको मैं ये पैगाम दूंगी कि जब छोटी छोटी आपको डिफिकल्टीज या हडल नजर आए तो उसको एंड नहीं समझे। ये गलती मैंने करी थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा यही सब कुछ है, अगर मैं यहाँ पे ये हार गई हूँ, मैं ये इवेंट हार गई हूँ, मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। सबसे बड़ा अफसोस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अचीव भी कर रहे हो उसके बावजूद आपकी सिलेक्शन ना हो, इस चीज का बहुत अफसोस होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है, अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंड है। ये एंड नहीं है, एंड तब होगा हाँ, जब आप गिव अप करोगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या लास्ट बात में ये है। बताएं कि देयर इज़ नो डेस्टिनेशन इन ह्यूमन लाइफ। जब आप एक अचीव कर लेते हो तो आपका एक दूसरा टारगेट जो होता है वो सेट हो जाता है, एंड ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़ रही हैं और ये सारे टारगेट जो है वो अचीव कर रही हैं, किससे आइडलाइज करती हैं, मज़ीद आप कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं, मज़ीद फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके खासतौर पर इस गेम को लेकर? Taekwondo specifically, no. I think my future plans related to NOC in Pakistan Olympic Committee. अगर उनमें से कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। Volunteer work, willingly job, anything I can do to help because I know the structure, I know how it's gonna be there outside of the world when you represent Pakistan as NOC committee members. I think I can help. I can provide some insights. So I want to do for every sports, not just Taekwondo. दैट्स रियली गुड। अच्छा, एक अच्छा, और चीज़ आसिफा, अगर हम बात करें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा सिखाया जाता है, उनका माइंड मैप किया जा सकता है, उनको मोल्ड किया जा सकता है। इन जो प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करके खासतौर पे बच्चियों को मज़ीद ग्रूम किया जा सकता है, ना सिर्फ ताइक्वांडो की अगर हम बात करें, गेम के एतबार से भी, वैसे भी आपको शौक के तौर पर, हॉबी के तौर पर या गेम्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए आपके कोर्स के अंदर? कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, कि अगर आप स्कूल कॉलेज से बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, जो जिनके अंदर टैलेंट आपको नजर आता है, उनको आप आफ्टर स्कूल क्लासेस करवाओ, आफ्टर स्कूल उनको अपॉर्चुनिटीज दो, उनको क्लब्स में फ्री मेंबरशिप दो, उनको जिम हमारी बहुत जरूरी है जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होता। मुझे अपने लिए कराची में बहुत डिफिकल्टी होती थी जिम में गर्ल्स के लिए अगर आप बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो समझते भी हैं कि ये नीड है, लेकिन ये स्पोर्ट्स मैन की नीड है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप उनको प्रोवाइड करो ये चीजें, आफ्टर स्कूल उनको कैंप्स दो, तो ये आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। ये कौम में अच्छा असफा, एक और चीज, जाहिर बात है आप जैसे जो जितने भी हमारे पाकिस्तानी, और फिर जब हम वो बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के साथ ना कुछ ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, और फिर हमारी ख्वाहिश भी होती है बहुत कुछ करने की, इस मुल्क के लिए कुछ करने की। तो क्या अब आपकी कोई सोच ऐसी है, क्या कोई ऐसा ख्याल आया कि हाँ अब जो मैं कर रही हूँ और जो आगे मैं बढ़ने की कोशिश करूँ, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए भी कुछ करूंगी जो पाकिस्तान में रहती है, जिनको ये मौके हासिल नहीं है, या जो सहूलियात वहां पे है वो पाकिस्तान में नहीं, तो क्या इस तरह की कोई सोच है? यस ऑफ कोर्स है, जाहिर सी बात है। आपने, मुझे ऐसा लगता है आप एक्सपीरियंस है इस मामले में, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात करी है। ऐसे होता है जब भी मैं यहाँ पे कोई सेमिनार, कोई क्लास या कोई मीटिंग अटेंड करती हूँ और वो हर बंदा अपने मुल्क के बारे में बात करता है, तो जाहिर है मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। तो मैंने एक
आप इसको बोले एमेच्योर प्लान है फिलहाल। इसके अंदर मैंने किसी सेलिब्रिटी को या किसी पावरफुल पीपल को इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन मैं अपनी फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ पाकिस्तान में, जो उन लोगों के क्या लिए बात होगी जिनमें टैलेंट है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेशनल कोचेस। So my foundation is all about like bringing coaches from outside and affording on my own or affording with other people, affording with maybe other अच्छा, असमा NOCs. मुकाबला करते हुए तो जाहिर बात है जब मैदान में बंदा उतरता है तो कोशिश होती है कि भैया मुकाबला करने वाला यानी सामने जो आने वाला है भैया तो खतरनाक भी हो सकता है। मेरे सामने तो बड़े दोस्त थे, अक्सर फाइट बाहर जब होते थे तो छोटी मोटी मजाक में हो जाती थी, और जब नाइजीरियन आते थे तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाता था। कभी ऐसा हुआ है कि आए हैं और वो फिर आपको लगे कि भैया आज वॉट लगने वाली है? हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान सोचता है फाइट से पहले की जो फीलिंग्स होती है, एंजाइटी हर किसी के अंदर होती है। तो हर कंपटीशन आपका टफ होता है, किसी भी कंपटीशन को लाइट नहीं लेना चाहिए। मैं कहती हूँ अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, तो आप मेरी नजर में गलत, मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो मेरी नजर में ऐसा होता है अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि फाइट बहुत आसान होने वाली है, मैं जीतने वाला हूँ, तो कोई आसान नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है, अपने हरीफ को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। या ज़बरदस्त टिप दिया आसिफा ने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की, जिस पे अगर बात की जाए सारी सूरत हाल की, सियासी सिनेरियो जो पाकिस्तान में इस वक्त बिल्ड किया जा रहा है। नून लीग की चोटी की क़यादत जो है वो इस वक्त लंदन में मौजूद है, और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की अगर बात की जाए तो PDM की हुकूमत खत्म होने के बाद एक लंबा अर्सा पाकिस्तान में मौजूद नहीं रहे। चाहे वापस आए तो 48 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर दोबारा लंदन वापस चले गए। वहाँ पर इस वक्त क्या डिस्कशन हो रही है, उनकी वापसी का क्या प्लान डिस्कस किया जा रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अगर चमगोइयों की बात की जाए तो दो बातें की जा रही हैं। एक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। सेकेंडली, निगरान वजीर दाखिला जो है वो कहते हैं कि नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खैर, सारी सूरत पर बात कर लेते हैं। शिजा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिजा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए। शिजा, बताइएगा कि अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें तो मुस्लिम लीग नून के अंदर किस चीज़ पर कंफर्मेशन है कि उनकी वापसी, एक तो हमने देखा कि तारीख में एक दफ़ा एक्सटेंड हुई, अब क्या प्लान है उनकी वापसी का और किस तरह की तैयारियां जो आप लोग कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक है, उनकी वापसी इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को कंफर्म है। और बिल्कुल एक दो दफ़ा तारीख चेंज हुई, मगर इस दफ़ा यहाँ पे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में हमारी जो फेडरल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो प्रोविंशियल लेवल पे पार्टी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मुकम्मल तौर पर भरपूर इस्तकबाल के लिए इस वक्त जो है वो मसरूफ़ हैं मियाँ साहब की वापसी के हवाले से। और इंशाल्लाह जब वो वापस आएंगे तो मीनार पाकिस्तान के ऊपर आप देखेंगे कि एक तारीखी उनका जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा और एक जलसे की सूरत में आपको नजर आएगा। शिजा फातिमा, अगर हम देखें कल जो वजीर दाखिला की जानिब से इससे पहले बयान आया, फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया, क्या आपको लगता है कि मामलात कुछ इस तरफ जाएंगे कि जिस तरह पहले गिरफ्तारी की बात की, फिर कहा गया कि नहीं उनका इस्तकबाल होगा? और इस्तकबाल के हवाले से जो आपने बात फरमाई सी, इससे कबल आपके ही पार्टी के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि अक्टूबर का महीना है, शादियों का महीना है, तो हम नहीं चाहते कि रुकावटें लोगों को तकलीफ हो। तो क्या इस फार्मूले पर भी अमल हो सकता है? देखिए, जरा आपकी जो सेकंड वाला पार्ट है दोबारा रिपीट कर दें। जहाँ तक पहले वाले सवाल के हिस्से का ताल्लुक है इंटीरियर मिनिस्टर साहब के बयान, देखिए बात यह है कि मियां नवाज शरीफ का जो एक है वर्डिक्ट है वो सस्पेंडेड है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि उस हवाले से दुनिया जानती है कि 2017 में क्या हुआ, और अब तो मतलब जो नहीं मानते थे वो भी मानते हैं कि उनको किस तरह जो है वो डिस्क्वालीफाई किया गया, एक इकामे की बुनियाद पे डिस्क्वालीफाई किया गया अपने बेटे से, क्योंकि वो उनका आना जाना होता था UAE में, तो उनके बेटे की जो कंपनी थी उसने, मैं इसलिए वर्डिक्ट बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनको किस बात पे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो जो UAE के अंदर उनके बेटे की कंपनी थी जिस हवाले से उनको उन्होंने डायरेक्टर लगाया, और उसके अंदर उनकी कुछ मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार दिरहम तनख्वाह थी जो कि उन्होंने रिसीव नहीं की थी।
और जब आप एक रसीदों का तनख्वाह मसला था। शिजा फातिमा, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक और सवाल जो आपसे करना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा मसला है इस वक्त बयानिए का। 13 जमातों ने एक जमात के खिलाफ बयाने बनाने में बड़ी नाकाम रही। अभी जो बयानिया आप लोगों ने बनाया था उस पर भी माजत भी की गई और यू टर्न भी लिया गया। अब क्या आपको लगता है कि क्या बयानिया आप बनाएंगे, क्योंकि 16 महीने में जो आप लोगों की कारकर्दगी थी, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा नुकसान आप लोग को इस 16 महीने की कारकर्दगी ने दिया है पार्टी को? मैं छोटी सी आखिर में बात मुकम्मल कर लूंगी कि वो तनख्वाह ना लेने पे, उस इकामे पे मियां साहब को जो है वो किसी करप्शन पे नहीं निकाला गया था। जहां तक बयानिए की बात है, देखिए बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर एक इस वक्त जो इस मुल्क को ज़रूरत भी है, वो इस मुल्क को हील होने की ज़रूरत है, इस मुल्क को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इस मुल्क को तरक्की की ज़रूरत है, इस मुल्क की मुआशी बहाली की ज़रूरत है। जो 16 महीने पिछले गुजरे पीडीएम की हुकूमत के, शहबाज शरीफ साहब की उनके वज़ीर आज़म थे, उनकी वज़ारत उज़्मा में, वो इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी थी। और बेशक हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी जो पॉलिटिकल कैपिटल है या सियासी तौर पे हमारी पार्टी को बिल्कुल एक हद तक नुकसान पहुंचा। हमें पेट्रोल जो इमरान खान साहब अपनी खेलें खेलने के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए जो 40 रुपए सस्ता कर गए थे, उसकी वजह से आलमी दुनिया में IMF जो है मुआहदे, अपने किए हुए मुआहदे वो तोड़ के गए थे। उनको वापस बहाल करने के लिए हमें मुश्किल इक़दामात लेने पड़े, नहीं तो क्या होता अंजाम, दूसरा ऑप्शन क्या था? अगर ये महंगाई ना होती तो फिर डिफॉल्ट था, और डिफॉल्ट में क्या होता है? फिर आपको टिकट मिला करती कि आपने 5 दिन बाद अपनी गाड़ी निकालनी है क्योंकि मुल्क में पेट्रोल नहीं है। आपको टिकट मिला करती कि आप 4 घंटे अपनी बिजली चला सकते हैं, 20 घंटे आपकी बिजली नहीं आएगी क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट किया हुआ है। पूरी आलमी सतह में आपकी जिस तरह से बदनामी होती वो एक, और शर्मिंदगी होती पाकिस्तान को, वो एक अलग मसला होना था। तो इन तमाम शिजा जी, एक और चीज जो हमने देखी, यानी आपने जो बात की कि यही अमूमन ये वतीरा रहा है कि पार्टी जो आती है हुकूमत में वो दूसरे पर सारे इल्जाम डाल लेती हैं। आटा 60 रुपए था, 160 तक आप लोगों ने पहुंचा दिया। बहुत सारी चीजें जो थी वो सबके सामने हैं। अब यानी जो फायदे उठाने थे वो अब सब पार्टियों ने मिलकर उठाए, यानी नेब के केसेस हों, दीगर चीजों में रिलीफ हो, सब आप लोगों ने दिया एक दूसरे को। अब आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई का तूफा है, ऐसे में बयानिया बिल्ड करना एक बहुत बड़ा मसला आप लोगों के लिए। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब का आना इस वक्त जो कंफर्म है, तो ऐसे में दीगर जो शहबाज शरीफ साहब या उनके के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो सामने आ रही हैं, तो और मरीम नवाज साहब का जो मौक़िफ़ आ रहा है, इसको आप क्या देखते हैं कि क्या नून लीग इस वक्त भी एक प्लेटफॉर्म पे है या कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ और जिस तरह कहा जा रहा है कि कुछ मामलात में इख्तलाफ है? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पहले आपकी बात एड्रेस कर लूँ आटे के हवाले से, चीनी के हवाले से। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त जो हमने इक़दामात उठाए थे, आप उन्हीं इक़दामात का नतीजा देख रहे हैं कि आज डॉलर जो है वो 300 से नीचे आया। आज पाउंड जो है वो जो 415 पे गया था। देखिए, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके वो अप्स एंड डाउन्स में आती है। उसके लिए जब हमने स्ट्रिंजेंट डिसीजंस लिए, पेट्रोल महंगा हुआ उसकी वजह से महंगाई हुई, डीजल महंगा हुआ उसकी वजह से महंगाई हुई, आलमी सतह पे महंगा हुआ, और उसमें कोई इस तरह की मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई, ये तो बड़ी स्ट्रेट लाइन चीजें हैं जिसकी वजह से ये महंगाई हुई। देयर इज ग्लोबल इन्फ्लेशन, दुनिया के अंदर भी इन्फ्लेशन चल रही है। और मगर बात ये है कि वो इक़दामात, उन स्ट्रक्चरल इक़दामात की वजह से तमाम पर इक़दामात जो है वो देखे हैं अवाम ने, और अवाम उसी पर जो है वो वोट भी कास्ट करेगी। शिजा फातिमा हमारे साथ नून लीग से आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। और अवामी मैंडेट सामने लाने के लिए 16 माह की गवर्नमेंट जो है वो मेरे ख्याल से अवाम के लिए काफ़ी है कि उन्होंने कैसी कारकर्दगी दिखाई और क्या नहीं दिखाया। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और आज खूब सारी तारीफ़ें करनी है, पाकिस्तान की सारी क्रेडिबिलिटीज़ को हमने हरमीत आज काउंट डाउन करना है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या खूबसूरत हमारा प्यारा पाकिस्तान, जिसमें चारों मौसम है। और अगर आप नज़ारों की बात करें, नॉर्थ साइड पर आप चले जाएँ तो एक से बढ़कर एक ऊँची चट्टान चोटी, और क्या खूबसूरत आबशारें, क्या सरसब्ज़ा। और इसके अलावा अगर आप ज़मीनी साइड पर चले जाएँ तो जोग्राफियाई एतबार से क्या खूबसूरत हमारे पास मनाजिर मौजूद है। बलूचिस्तान को आप विजिट कर ले, सी साइड को देख ले, कराची, लाहौर, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली टूरिज्म की बात करें तो ये हमने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इस चीज़ को माना है कि टूरिज्म के एतबार से जो है वो किस तरह से पाकिस्तान कितना क्रेडिबल मुल्क है। और अगर सियाहत के एतबार से बात की जाए तो कितना ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, पाकिस्तान जो कमा सकता है, जिसमें हम अब सिर्फ अभी तक कोशिश कर रहे हैं।
ये इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आज सियाहत का जो है ना हरमीत वो आलमी दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में। उस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, पहले आप वो देख के आए फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हर साल 27 सितंबर को दुनिया भर में सियाहत का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को ये बावर कराना है कि सियाहत बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए नागुज़ीर है और सियाहत समाजी, सकाफती और इक़्तिसादी हालात पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न की दौलत से माला माल है। शिमाली इलाका जात, गिलगित बल्तिस्तान के इलाका देवमलाई हुसन, टेक्सला, हरीपुर मर्दान और सवात में सदियों पुरानी तहजीब के आसार, हरप्पा गंधारा तहजीब, मुल्तान की सकाफत और सूफीज़म सियाहों की दिलचस्पी के मराकज़ हैं। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में मजहबी सियाहत के रुझान में इजाफा हो रहा है। टेक्सला, हरीपुर मर्दान, सवात और कदीम कंधारा तहजीब ऐसे मकामात हैं जो गैर मुल्की सियाहों के लिए बहुत ज़्यादा पुरकशिश हैं। हिंदू और सिख बिरादरी के अलावा बुद्ध मत मज़हब के पैरोकार भी यहाँ का रुख करते हैं और मुकम्मल आज़ादी और पुरसकून माहौल में अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। अगर मुल्क भर में सियाहत को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए तो सियाहत हमारी मईशत में एक बहुत बड़े इजाफे का सबब। तो जनाब रिपोर्ट आपने देखी है। उम्मीद सियाहत की बात की जाए, तारीख़ी मकामात की बात की जाए, मजहबी मुक़द्दस मकामात की बात की जाए तो क्या हमारी ज़मीन जिस पर हर चीज़ मौजूद है और पूरी दुनिया क्या उसे खूबसराती भी है और पसंद भी करती है। सुहाब कमाल की सरजमीन है, कमाल की सरजमीन है। आपके पास ऊंचे बुलंद वाला पहाड़ अगर आप देखें या आप देखें यहाँ की ग्रीनरी या यहाँ बर्फीली चोटियाँ, मैं जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ, जिधर जिस से गुजरा हूँ, हर जगह मुझे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर गई कि मैं खुद हैरान हो गया। लेकिन वही बात कि बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारा फ़ायदा उठाया जा सकता था, अनफॉर्चुनेटली नहीं उठाया गया। तरजीहात में जब आपकी नहीं होती सारी चीज़ें फिर मुल्क इसी तरह नुकसान करता है। हमारे पास बेपनाह मिसालें हैं, मिस्र की आप देखें, दीगर ममालिक की देखें, जिनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म है, जिसकी वजह से आपके पास सबसे बड़ी बात है, आपके पास आप चेक कर सकते हैं दुनिया के 5वां बड़ा मज़हब है सिख मत, उसको प्रमोट करना चाहें, ये रिलीजियस टूरिज्म की बात करूं, बुद्धिज्म की आप बात करें या दीगर मज़ाहब की बात करें, या इसी तरह फिर सैर सियाहत के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या क्या इलाके आपके पास, कौन कौन से इलाके नहीं है, नहीं है तो सहूलियात नहीं है, नहीं है तो रोड है ना। इसी सवाल पर हम बात कर लेते हैं क्योंकि अगर हम आप कह रहे हैं कि इतना फ़ायदा उठाया जा सकता है उससे कहीं कम हम उठा रहे हैं और फिर भी हम इतने खुश हैं इस एतबार से, मज़ीद क्या क्या इक़दाम होने चाहिए। आसिफ बिलाल लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब है, इनको हम आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत सर जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि मैं हमेशा जब भी टूरिज्म की बात करती हूँ और पाकिस्तान के ब्लेस्ड होने की बात करती हूँ, चारों मौसम हमारे पास है, ज़मीनी अगर जोग्राफियाई एतबार से बात की जाए, क्या खूबसूरत मजहबी और सियाहती तारीख़ी मकामात हमारे पास मौजूद है, ज़रिए मुबादला कमाने के एतबार से हम बात करें तो हम उस तरह से मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। क्या क्या पॉलिसीज़ है जो कि मज़ीद लॉन्च की जाएँ तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, जैसे अभी आपके इंट्रो में भी और बात हो रही थी, वो ये थी कि सिख टूरिज्म और बुद्धिस्ट जो टूरिज्म है वो पंजाब में बहुत आसानी से फ़रोग पा सकता है। और हमारे पास बहुत सी क्लाइंट्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका में, यूके में, यूरोप के दूसरे मुल्कों में आने के लिए बेताब हैं। उनमें से कुछ लोग विजिट कर भी रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही सिख यात्रियों का एक डेलीगेशन हमारे पास यहाँ पंजाब में आया था, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद उनको वेलकम किया और यहाँ उनके लिए जो तरीकाकार था सारा जो उन्होंने खुद उसको मॉनिटर किया। हम इस वक्त करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी, TDCP जो हमारा अपना टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह ऑनलाइन पैकेजेस ऑफर करने जा रहे हैं अपने तमाम मुल्कों को इंटरनेशनली। और ये TDCP एक कस्टमाइज पैकेज ऑफर करेगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, जिसमें उनको आसिफ बिलाल साहब एक और चीज जो हम देख रहे हैं, जो हम इंट्रो में जो बात सोहा ने की या जो मैंने बात की, आप जो फरमा रहे हैं, ये सबकी ख्वाहिश है कि मुझे याद है सर कि बिशाम का इलाका था, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, क्योंकि वहां पे लोग जाते थे पूरी रात, यानी 24 आवर वो मार्केट खुली होती थी और वहां पे हमें गोरे चिट्टे काले सब मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ ममालिक से नजर आते थे और बड़ा मजा भी आता था कि हम कहीं बाहर आ गए हैं। लेकिन वो चीज खत्म हो गई है। अब आपसे जानना चाहेंगे, जो रिलीजियस टूरिज्म की हम हमेशा बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि सरकारी एक इदारा उसमें शामिल है कि जितने भी पुराने गुरुद्वारे हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो जिस तरह उसको दुकानें और प्लाजों में तब्दील किया जा रहा है और बाकायदा एक एक शख्स उसमें इन्वॉल्व है, जिस तरीके से वो किसी को प्लाट देना या किसी साफी को दुकान खोलनी है, तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत इस पे भी कुछ है, कुछ नजर सर?
अच्छा, जो हमारे गुरुद्वारे हैं ये जनरली एक्सपोर्ट पर, ये जो हमारा एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है ETBB, वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। होने की है। ETBB नेचुरली एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करता, उसके ऊपर नेचुरली मैं कमेंट नहीं करना चाहता और ना करना चाहिए। अलबत्ता ये जरूर है कि पंजाब में जो हमारे पास गुरुद्वारे हैं, जैसे ननकाना साहब में हमारे पास 7 गुरुद्वारे हैं, हमारा सच्चा सौदा है उसके शेखुपुरा में, उसके अलावा अहमदाबाद का हमारा रोडी साहब है, उसके अलावा करतारपुर है, ये बिल्कुल इंटैक्ट हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनकी मेंटेनेंस की जा रही है और बड़ा रेगुलर विजिट्स होते हैं। अभी इंशाल्लाह ये नवंबर के एंड पे बाबा गुरु नानक की 553वीं सालगिरह भी आ रही है, तो उसके अंदर भी ये बहुत बड़ा इन्फ्लक्स होता है हमारे टूरिस्ट का इंटरनेशनली, जो इस साल भी इंशाल्लाह ताला होगा। तो अच्छा ठीक है, आसिफ साहब ये भी कहिएगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम सिख टूरिज्म की बात करें इससे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक हम ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी लेके आ सकते हैं इस मुल्क में, और इसके साथ साथ जो है वो ना सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है बल्कि ज़रिए मुबादला भी अच्छा खासा कमाया जा सकता है। लेकिन चलिए लेट्स टॉक अबाउट दोज एरियाज़ जहाँ पर, ये चलिए यहाँ तो महकमा औक़ाफ़ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। अगर हम 9 मेरे ख्याल से गुरुद्वारे इस वक्त ननकाना साहब में मौजूद हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी बनाने के बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, बीच में रह जाते हैं। खैर ये एक लंबी जो है ना वो डिस्कशन और डिबेट है। अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें जहाँ पर आप चूंकि देखते हैं चीज़ों को, वहाँ पर बड़ी तादाद में फॉरनर्स आते हैं, क्या खूबसूरती की वो तारीफ़ करते हैं पाकिस्तान में, और ख़ासतौर पर अगर हम गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा की इन एरियाज़ की बात करें तो स्कर्दू वाली साइड पे भी अगर हम जाते हैं तो अब चूंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जाना शुरू कर दिया, लेकिन फैसिलिटीज़ बेसिक नीड्स की, मतलब मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, वॉशरूम्स की अगर आप बात कर लें तो ये ना होने के बराबर है। इस पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों नहीं किया जाता, कोई पायलट प्रोजेक्ट जिस पर लोगों को जो है वो आसानी हो सके, फैसिलिटेशन मिल सके? अच्छा, ये अगेन चूंकि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का डोमेन है, लेकिन मैंने सर्व किया है वहाँ पे 4 साल, तो मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कर दूं, मैं DC भी रहा हूँ इस जमाने में। ये बात ठीक है कि वहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज की कुछ इश्यूज हैं, लेकिन अभी जो आप अगर बहुत रिसेंटली आप इस चीज को चेक करें तो स्कर्दू की आबादी कोई 1,00,000-1,15,00,000 की आबादी है और वहाँ पे मेरा ख्याल है 2.5 लाख के करीब टूरिस्ट हर साल जा रहा है, तो वो डेवलप कर रहा है। और फेडरल गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि वहाँ पर कुछ नई चीजें भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है। नेचुरली क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है तो मैं उस पर डायरेक्टली बात नहीं करता। एक चीज जरूर मेरे से रिलेटेड है, वो ये कि पंजाब में जो टूर ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, जो स्कर्दू और दूसरे मुकामात के पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं, उनका रेगुलेटरी सिस्टम हम बिल्कुल डिजिटाइज कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह अगले 1.5 महीने में डिजिटाइज हो जाएगा। आसिफ साहब, एक और चीज, जाहिर बात है कि आजकल सोशल मीडिया या फिल्म है या ड्रामा है, उसके जरिए हमने देखा है कि हमारे पड़ोस में वहां पे इतने अच्छा हालात नहीं है जो हमें मालूम है। पाकिस्तान में जिस तरह रिस्पेक्ट दी जाती है वो सबको मालूम है, लेकिन हमने इस चीज को आगे तक कन्वे करने, पोर्ट्रे करने, हमने कभी इसका फायदा नहीं उठाया। तो क्या ऐसा कोई लामलते हो रहा है कि ड्रामों के जरिए पंजाब की जो सरजमीन है या सरसों के खेत हैं या दीगर, या तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम पोर्ट्रे कर सकते हैं सोशल मीडिया, फिल्म, ड्रामे के जरिए? बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर में हमारा इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, ये सब डिपार्टमेंट मिलकर पूरा 15-20 दिन लाहौर के अंदर इन्हीं चीज़ों को मार्केट करेंगे। और वेरी सून इन द नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर नवंबर, क्योंकि ये वो टाइम है जब लोग पहाड़ों की तरफ जरा कम रुख करते हैं और शहरों के अंदर टूरिज्म को जो है ना वो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो अक्टूबर नवंबर के इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एक इवेंट करवाने जा रही है, जिसके अंदर बेसिकली इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करेंगे कि हम अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, अपने ड्रामों को, अपनी लोकेशंस को इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को एंटरटेनमेंट। अच्छा आसिफ, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी, चलिए आपके डोमेन की हम बात कर लेते हैं, बिकॉज आपसे राय हम इसलिए ले रहे थे कि चूंकि आपने वहाँ पे सर्व भी किया है और वहाँ पे बता सकते हैं कि कहाँ सिस्टम में हम लैग कर रहे हैं, क्या क्या मजीद किया जा सकता है। वी जस्ट वांट योर काइंड सजेशंस। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हमारे पास मौजूद हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, कतासरा टेम्पल की बात कर लेते हैं, बहुत सारी आप सारे तो आपको अब तो पंजाब में ही मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस स्ट्रैटेजी की जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके तहत DCP ने, PTDC ने बहुत काम किया है और काम किया भी और काम भी मजीद करना बाकी भी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के तहत कितना डेवलप किया जा सकता है इस मुल्क को, कि लोगों के पास नहीं, हमारे यहाँ मुखिर हज़रात की तादाद बहुत बड़ी है, वो अपना एक्सपेंस लगा सकते हैं, जगह गवर्नमेंट की हो और वो प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है उसको एक्सपैंड करे, उसको डेवलप करें। इस प्रोजेक्ट पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किया जाता? जी बिल्कुल, यार बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही की। ये वो एरिया है जहाँ पे हम बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पॉलिसी फाइनल कर ली है कि जो गवर्नमेंट की अपनी लैंड अवेलेबल हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उनको प्राइवेट सेक्टर को लॉन्ग लीज के ऊपर दिया जाए। ये आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। हमारे अपने जो TDCP के रिजॉर्ट्स हैं वो हमने तमाम आउटसोर्स कर दिए। TDCP अपने रिजॉर्ट्स को खुद मैनेज नहीं करता, इसीलिए उनके स्टैंडर्ड्स भी बेहतर हुए हैं। वो प्राइवेट सेक्टर आके आ गया है, बिडिंग के बाद आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है, ग्लैम्पिंग पॉड्स लगाए हैं, कुछ जगहों पे इनोवेशंस की हैं। हम उनको वो मार्जिन भी दे रहे हैं कि ना सिर्फ कि वो उनको यूटिलाइज करें, बल्कि अगर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
तो वो जरूर वो इन्वेस्टमेंट करें। बांसा गली वाला हमारा आसिफ जो साहब एक resort और है, चीज, आसिफ साहब अगर हम देखें बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो टूरिज्म के जरिए ही उनकी मईशत का पहिया जो है वो चलता है, और बहुत सारे ममालिक क्या करते हैं कि बहुत बड़े फिल्म मेकर या फिल्में बनाने ड्रामे बनाने वाले को या बहुत सारे व्लॉगर को अपने मुल्क मदऊ करते हैं और बाकायदा उनको प्रोटोकॉल दे के वो सारी चीजें प्रमोट करते हैं। तो या ये प्रोजेक्ट क्या आप लोग इसकी तरफ देख रहे हैं? क्योंकि माजी में एक प्रोजेक्ट आया था जो ISPR ने लॉन्च किया था जिससे बहुत ज्यादा कोशिशें की थी और एक अच्छा इमेज बिल्ड हुआ था, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट इसमें सोच रही है सर? जी बिल्कुल सोच रही है और इसके ऊपर काम भी कर रही है। हमने जो लोकल ब्लॉगर्स हैं उनको तो हमने एंगेज किया हुआ है, वो हमारे साथ काम जी। भी कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं क्योंकि नेचुरली बहुत से जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो मैटर बहुत जी। ज्यादा करते हैं। इंटरनेशनली भी हमारे पास कुछ लोग हैं हमारे रोल के ऊपर, बट वो अभी उस तरह से एक्टिवली कर नहीं पाए। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हम सिटी टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, अपने शहरों को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल होगा आने वाले दिनों में। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे आप बात करते हैं ना क्लैंपिंग पोर्ट्स की बात की, आपने बांसरा गली की बात की, यकीनन आप ऑरेंज लॉफ्ट की बात कर रहे हैं और उमर इज़ डूइंग रियली गुड, और हमने देखा भी कि चीज़ें किस तरह से बेहतर हुई हैं और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में उस जगह का रुख भी किया है। लेकिन अगर हम बात अब कर लेते हैं उन एरियाज़ की, अगर हम सिर्फ पंजाब की स्पेसिफिकली बात करें तो टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए हमारे पास ऐसी जगह भी हैं जो कि बिल्कुल अनटच हैं, जहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। अगेन वो गवर्नमेंट का ही काम है, अगर हम प्राइवेटली देते भी हैं, आपको पता है उस पर पॉलिसीज़ जो है ना उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी हर्डल साबित होती हैं। हमेशा प्राइवेट लोगों का कहना भी यही है और उनका गिला भी यही है। हमारी पॉलिसीज़ जो है उसके बारे में ज़रूर गाइड कीजिएगा कि कितनी हमने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रख दी है कि लोग जो है वो वाकई इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और उनको भी प्रॉफिट होगा। बिल्कुल इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लीज है, ये कोई 2-3 साल की बात नहीं है, लंबे अरसे के लिए उनको लीज के ऊपर दी जाएंगी, एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल बिडिंग प्रोसेस के थ्रू दी जाएंगी, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ टूरिज्म रिलेटेड उनको अलाउ की जाएगी कि वहां पर जो टूरिस्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करना है सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो ये पॉलिसी आ ही सिर्फ टूरिज्म स्पेसिफिक है, तो उस हवाले से तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है एग्जिस्टिंग साइट्स के ऊपर भी और जो नई साइट्स हम खोलेंगे उनके ऊपर भी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। ऑलराइट, आसिफ बिलाल लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपका बेहद शुक्रिया, सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब, और उन्होंने जो बातें की वो बातें हम भी अपने प्रोग्राम में करते रहते हैं, लेकिन मुतालबा हमेशा हमारा ये होता है कि बातें करने से आगे अगला स्टेप होता है इम्प्लीमेंटेशन का। तो अमल दरामद चीज़ों पर होगा तो ही पाकिस्तान की टूरिज्म समेत, पाकिस्तान की मैशत समेत, सियासत समेत हर चीज़ बेहतर हो सकती है। उसमें आपको भी कोऑपरेट करना है, क्योंकि सियाहत में हरमीत एक बहुत बड़ा फैक्टर हम खुद भी हैं। अगर हम जाते हैं उन एरियाज़ को इंजॉय करते हैं, वहाँ की खूबसूरती से मुस्तफ़ीद होते हैं, तो हमें भी साफ़ सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसी पैगाम के साथ हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने की बात जब भी की जाती है तो हमारी ज़राअत का जिक्र करना लाजिम व मलज़ूम है। वो इसलिए क्योंकि हमारी ज़राअत की अगर बात की जाए तो हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन अगर हम कौमी पैदावार की बात की जाए तो 24% हिस्सा ज़रूरी पैदावार का है। लेकिन अब हरमीत देखने में ये आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज, जिसे हम मौसमी तग़य्युराती तब्दीली कहते हैं, उसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। और साइंसदान जो है वो इस हवाले से कहते हैं कि अब जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से हम ग्लोबल बॉयलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने भी देखा कि ये चीज़ हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे नज़र भी आई। आम की, मकई की, गंदम की पैदावार शदीद गर्मी और गर्मी का टेन्योर लंबा होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, पैदावार जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। अब बंजर ज़मीन को कैसे ज़रख़ेज़ किया जा सकता है और मौसम की जो तब्दीली है इससे कैसे लड़ा जा सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर आबिद वक़ास हमारे साथ मौजूद हैं, फूड सिस्टम स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर माहिर माशियात हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि ज़राअत हमें नज़र आता है कि ये वाहिद एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे बेहतर करके हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए हमारे ज़रिए मुबादला को बेहतर किया जा सकता है, माश सूरत हाल पर फोकस किया जा सकता है। हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीनें भी मौजूद हैं, लेकिन सिस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, फोकस पॉइंट में यही रखिएगा कि अब तक हम वो उस तरह से मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे अपनी ज़राअत से, जो कि हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। कहाँ लैग कर रहे हैं हम? असल में इसमें 3-4 चीज़ें हैं, ज़राअत में कोई रॉकेट साइंस नहीं। वो 3-4 चीज़ें हम सही कर लें तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारी इंटरनल फूड सिक्योरिटी को भी और हमारी मईशत को भी कर सकता है। पहली चीज़ है हमारी पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वो हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है एग्रीकल्चर की। तीसरा, हमने एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन लेके आनी, क्योंकि जितनी हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं एग्रीकल्चर से वो सारी रॉ प्रोडक्ट्स कर रहे हैं।
वही कंट्रीज ज़रात जिन्होंने ज़रात को ट्रांसफॉर्म किया है रॉ प्रोडक्शन से वैल्यू एडेड प्रोडक्शन पे, वो कंट्रीज ज़रात में और ओवरऑल इकोनॉमी में बेटर करें, जैसे थाईलैंड है, जैसे मलेशिया है, जैसे वियतनाम है, वो वैल्यू एडिशन की तरफ है। हम रॉ प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर से एक्सपोर्ट करें लेकिन वैल्यू एडिशन में हमने कुछ नहीं किया। वैल्यू एडिशन पे हमें अटेंशन पे करने की जरूरत है। तीसरी चीज है हमें प्रोडक्शन सिस्टम्स और कंजम्पशन सिस्टम्स में फूड मिक्स को चेंज करना है। हमारी 50 to 60% कैलोरीज आ रही हैं वीट से, और जो मीट प्रोडक्ट से आ रही हैं वो चिकन से आ रही हैं। पहले हमारे फूड सिस्टम ट्रेडिशनली बड़े डाइवर्स थे, जिसमें बकव्हीट थी, बार्ले थी, मेज थी, पल्सेस होती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे फूड सिस्टम से डिसअपियर होना शुरू हो गई, डिक्लाइन की तरफ चली गई। इसको हम साइंटिफिक जुबान में कहते हैं एग्रो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन कर गई। उस वजह से हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न्स है वो भी चेंज हो गए कम, और सारा प्रेशर 2-3 प्रोडक्ट्स पे आ गया, चिकन पे आ गया, वीट पे आ गया। वीट की प्रोडक्शन ओवर टाइम इंक्रीज कर रही है लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, और दूसरा सारा प्रेशर वीट पे आ गया क्योंकि ज्यादा कंजम्पशन वीट की होती है। उस वजह से हमें इंपोर्ट्स पे जाना पड़ रहा है। 7 से 8% वीट हम हर साल इंपोर्ट करते हैं जो हमारी जरूरत पूरी करती है। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जो हम मुझे याद है कि यहाँ से ये जो KPK का जो साइड है, यहाँ से जब हम आते थे मोटरवे साइड पे, तो बहुत ज्यादा हमें खेत खलियान जो है वो इसी तरह नजर आते थे। बहुत सारी गंदम की फसलें या दीगर फसलें हमें नजर आती थी। आहिस्ता आहिस्ता आप वहां पे देखें तो मामला बदलते जा रहे हैं। ये जो ज्यादातर किसान थे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो जो गिला शिकवा करते हैं कि हाँ अब वो खेत पूरी साल तैयार की जाती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उससे बेटर है कि कुछ सोसाइटी वाले को दे देंगे सारा कुछ। ये जो नुकसान हो रहा है ये मुस्तकबिल में कितना ज्यादा होगा, और इन लोगों को कायल करना दोबारा ज़रात की तरफ ये कितना जरूरी है सर? देखिए, जो हमारी प्राइवेटली ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 20% ऐसी जमीन है जो काबिल काश्त है और जेर काश्त नहीं है। यानी 20% लैंड हम काबिल काश्त कर सकते हैं, उसे जेर काश्त ला सकते हैं। और बहुत सारी लैंड ऐसी है जो कल्टीवेट होती है, वो फुली कल्टीवेट होती है पूरा साल। उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो आउट माइग्रेशन है, पर्टिकुलरली फ्रॉम माउंटेन एरियाज, KP है, गिलगित बल्तिस्तान है, बलूचिस्तान, जहां से यूथ आउट माइग्रेट कर रही है अर्बन सेंटर को और आउट ऑफ द कंट्री। और एग्रीकल्चर पे उनकी जो फोकस है, उनके फैमिली है, हाउस होल्ड है, उनका फोकस कम हो रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स वो बाहर जाएंगे, आउट माइग्रेट करेंगे, न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज उनके लिए निकलेंगी और वो रिमिटेंसेस वापस भेजेंगे। वो ऑफ कोर्स दिस इज more a kind of financially lucrative for them compared to agriculture. दूसरी चीज ऑफ कोर्स जो सोसाइटीज वगैरह हैं वो भी एग्रीकल्चर लैंड पे एनक्रोचमेंट हो रही है, ये भी फ्यूचर में बिगर चैलेंज होगा हमारे लिए। और तीसरी बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। हमें इस वक्त बहुत ज्यादा पानी और या बहुत कम पानी के मसाइल का सामना, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं ड्राउट है या ड्राई स्पेल आ रहे हैं, और ये ऐसे चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज के हमें आने वाले सालों में डिकेड्स में फेस करने पड़ेंगे और ज्यादा सीवियर हो जाएंगे। हमें इस मामले में भी क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्लाइमेट स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है, और क्लाइमेट स्मार्ट लैंड प्लानिंग और क्रॉपिंग सिस्टम्स की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए आपने खुद ही इस चीज़ का जिक्र कर दिया, जदीद टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं। आपने 2 बड़ी चीज़ें बड़ी अच्छी एलेबोरेट की कि काबिल काश्त ज़मीनें मौजूद हैं लेकिन ज़ेरे काश्त नहीं है, पहली बात। फिर एक ज़राई मुल्क है हम, और फिर एक ज़राई मुल्क में आटे की किल्लत भाई समझ नहीं आती, लेकिन ये हो रहा है। आप खुद देखें ना, अगर हम बात करें पॉलिसीज़ की, कंसर्न डिपार्टमेंट्स की, ये ज़मीनें मौजूद है, तो हमारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से, महकमा जात की तरफ से वो एकड़, कितने एकड़ ज़मीन है जो कि हमारी आबादी को टारगेट करेगी, अगर हम इतना काश्त करेंगे, इतनी प्रोडक्टिविटी निकलेगी, इतना रिजल्ट निकलेगा, पैदावार इतनी हमारे सामने आएगी। ये कैलकुलेशन हमारी अब कितनी कम हो गई है, कितना हमें नुकसान हो रहा है इस चीज़ का कि ज़मीनें मौजूद हैं लेकिन हम काश्त नहीं कर पा रहे। एक्सपेंडिचर्स, फंड्स, किस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है? इसमें मैंने पहले भी बयान किया, एक तो हमारा जो कंजम्पशन सिस्टम्स है, प्रोडक्शन सिस्टम्स, वो दोनों में हम पहले डाइवर्स सिस्टम होते थे, अब हम नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे चलेंगे। हमारी 50 to 60% कैलोरीज का प्रेशर आ गया है वीट पे। पहले बकवीट होती थी, बार्ले होती थी, मेज होती थी, मिलेट्स होती थी, पल्सेस होती थी। पल्सेस अब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि पल्सेस की प्रोडक्शन कैसे डिक्लाइन का शिकार हुई है। एक तो सारा प्रेशर वीट पे आ गया, और दूसरी बात यह है क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इम्पैक्ट आ रहा है। अभी हम 30 मान पर एकड़ वीट की प्रोडक्शन ले रहे हैं और 50 to 60 मान पर एकड़ तक हम जा सकते हैं। वहां किस चीज में हम लैग करें, क्योंकि हमारे 90% फार्मर्स हैं स्मॉल होल्डर,
जिनकी 12.5 एकड़ से कम जमीन है, उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे एक्सेस कम है, उनकी अफोर्डेबिलिटी कम है टेक्नोलॉजीज पे, इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज मैकेनिज्म उनको इतना सपोर्ट नहीं करते। अब देखिए एक फार्मर है, उसने इनपुट्स लेने हैं और उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास लिमिटेड होते हैं, वो इनफॉर्मल सोर्सेज से कर्जा उठाता है और जिसमें इंटरेस्ट बनता है 60 to 70% इंटरेस्ट रेट है इनफॉर्मल क्रेडिट पे। वो कैसे करता है, वो खाद और बीज उधार पे उठा लेता है, जब उसकी हार्वेस्ट होती है वो उतना कटवा देता है, बाकी जो बचता है उसको पैसे मिलते हैं। वो कितना अर्सा चल जाएंगे, 2-3 मंथ चल जाएंगे, फिर वो उधार पे काम शुरू कर देता है। जो हमारा फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है 25 से 28% इंटरेस्ट रेट है। फार्मर्स के लिए चैलेंजेस है क्योंकि लार्ज फार्मर सिर्फ हमारा 1% है, मीडियम फार्मर है हमारा 9%। टेक्नोलॉजीज पे एक्सेस है ज्यादा मीडियम फार्मर की और लार्ज फार्मर की, 90% स्मॉल फार्मर्स की इतनी एक्सेस नहीं है उसमें। डॉक्टर साहब एक और चीज जो हमने आसपास देखा है, आस पड़ोस देखा है, या इसराइल की अगर मैं बात करूं, वहां पे जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, और फिर ऐसी जमीन जो रेतीली जमीन थी और वहां पे आप हरे भरे खेत देखेंगे। मैं मुख्तलिफ इलाकों की हूँ, ऐसे इलाके के मैदानी बहुत बड़े बड़े इलाके खाली पड़े हमारे पास। चलो हम आस पास तो देखते हैं कि बहुत ज्यादा आबादी, बहुत सारे इलाके खाली पड़े हैं। आपको नहीं लगता कि किसानों को और फिर लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे उनको भी मुतारिफ कराना चाहिए, और यही टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल होता है तो ये जो आपको याद होगा कि पिछले साल जिस तरीके से सैलाब ने तबाहकारियां मचाई थी, हर चीज की किल्लत बन चुकी थी मार्केट में, चाहे वो टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो, दीगर चीजें। आपको क्या लगता है अब इसका इस्तेमाल कितना लाजिम है कि हम आगे की तरफ बढ़े और बहुत सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं? ये 1-2 चीजें यहाँ भी अहम है। एक तो टेक्नोलॉजी पे एक्सेस के लिए फार्मर की कुव्वत खरीद होना जरूरी है। 90% हमारे फार्मर्स हैं स्मॉल फार्मर्स, मैंने आपको बताया, वो ऑलरेडी जो इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है उसमें बेचारे बुरी तरह फंस चुके हैं। दूसरी बात है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, कि आप इंसेंटिव दें, सब्सिडीज दें फार्मर्स को। एक गरीब डेवलपिंग कंट्री के लिए इतना मुमकिन नहीं है कि फार्मर्स को लंबे अरसे तक सब्सिडाइज टेक्नोलॉजीज दें या सब्सिडाइज क्रेडिट। ये चैलेंज है। इसराइल या दूसरे कंट्रीज स्मॉल कंट्रीज हैं, स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड है कंपेयर टू पाकिस्तान, और रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा है क्योंकि दूसरे सेक्टर्स अच्छा काम करें। वो इस वजह से गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना आसान होता है। और बड़े कंट्री के लिए जैसा कि पाकिस्तान है, लंबे अरसे तक सब्सिडीज देना भी गवर्नमेंट के लिए वायबल सोल्यूशन नहीं होता। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। मीडियम और बड़े फार्मर्स की ऑलरेडी टेक्नोलॉजीज पे एक्सेस है। स्मॉल फार्मर्स को शुरू करें जो अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी है, नेचर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं या नेचर पॉजिटिव टेक्नोलॉजीज हैं, जहां पानी की किल्लत है या डेजर्ट एरिया है या क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राई स्पेल या ड्राउट फेस कर रहे हैं, वहां वाटर स्मार्ट या क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज दी जाएं। उनको ट्रेन किया जाए कि आपने रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट करना है, पॉन्ड्स बनाने हैं, जब पानी की किल्लत हो वहां से आपने कैसे पंप करके। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो वाहिद रास्ता है जिससे किसानों को जो है वो एम्पावर किया जा सकता है, जिस पर हमें काम करने की अशद जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। हरमीत, जब हम बात करते हैं किसानों को एम्पावर करने की तो हम सबसे पहले बात करते हैं सब्सिडी की, उसके बाद हम बात करते हैं, आज भी हम अगर किसानों की बात करें तो आपको पता है कि उनका प्रॉफिट और उनकी मेहनत, अगर हम इन दोनों का मुआवजा करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है इस चीज़ में। और किसान इसी वजह से अब उस तरह से काम भी नहीं कर पा रहे क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। मायूसी तो है ना, जब उनकी फसल पकती है और पकने के बाद फिर उनके के जो रेट्स लगाए जाते हैं, यकीन माने कि वो रेट जब लगाए जाते हैं तो बहुत सारे किसान खुदकुशियां कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, मायूसी फैल जाती है। यही वजह है क्योंकि आपके मुल्क में मैं माजरत के साथ यही कहूंगा कि हर तरफ माफिया बैठा हुआ है। चाहे वो चीनी का मामला जिस तरीके से पिछली इस हुकूमत ने जिसके साथ जो तरीका हुआ वो भी आपके सामने कि किस तरह एक माफिया को रिलीफ दिलाया गया। तो ये जो सारी चीजें, एक छोटा किसान जो है वो नुकसान पे नुकसान भर रहा है, बड़ा किसान उसका फायदा उठा रहा है। आपको याद होगा कि जब सैलाब की तबाहकारियां हो रही थी तो छोटे किसानों के जितने खेत खलियान थे उसमें बड़े किसानों ने क्या कर दिया, पानी उस तरफ मोड़ दिया। जितनी तबाहकारी हुई वो एक आम किसान की हुई, बड़ा किसान जो है उसका फायदा उठाता रहा। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो बहुत सारा फायदा उठाया जा सकता है। और हरमीत, एक और बड़ी अहम चीज रही सही कसर जो है ना वो हम लोगों ने पूरी कर दी है। बढ़ती हुई आबादी की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि बढ़ती हुई सोसाइटीज के बारे में जो कि हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसको कंक्रीट में बदल दिया है। हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक से बढ़कर एक सोसाइटी, एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट, हर एक महीने में कम से कम 2 से 3 ऐसे प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दिए जाते हैं हरमीत, जो कि हम हॉरिज़ॉन्टल ग्रोथ की वजह बन रहे हैं। वर्टिकल ग्रोथ पर तो हम बात ही नहीं करते।
बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। आप मैं तो केपीके में बात कर ली, बड़े खूबसूरत खेत थे। इसी तरह मैं लाहौर की बात करूँ, जो हम ननकाना साहब की तरफ आते थे ना, उस जमाने में G2 रोड होता था, छोटे छोटे होम होते थे, हम आते थे, इन इलाकों से गुजरते थे, यकीन माने फिर मोटरवे पर जो सफर होता था तो आस पास आपको हरियाली हरियाली नजर आती थी। अब आप जाएं, जैसे आप लाहौर का फासला बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आपको आस पास सोसाइटियां बनती नजर आएंगी, कंक्रीट बिछाई जा रही है। जो खूबसूरत जंगलात थे, यानी लाहौर के बारे में जो आम के पेड़ थे, बहुत सारे ऐसे पेड़ थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको वो नजर नहीं आएंगे। वो चरिंद परिंद जो है वो भी कहीं ना कहीं और हरमीत, उसके कसूरवार आप और हम इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट कमाने के चक्रों में हमने अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन को जिन भाव बेच दिया है, वो अब हमें आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में नुकसान पहुंचाएंगे। बट ऑल्दो हम किसानों की बात करते हैं, तो किसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी मलिक खालिद महमूद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर किसान इत्तेहाद पाकिस्तान। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कहिएगा कि हम ज़राअत की बात कर रहे हैं, कौमी पैदावार में 24% हिस्सा हमारी ज़रूरी पैदावार का है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमी तग़य्युराती तब्दीली की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इस साल ख़ासतौर पर टेन्योर जो है वो गर्मी भी लंबी हो गई, अब आने वाली सर्दियाँ जो हैं वो भी देर से आ रही हैं। कितना नुकसान पहुँचता है ज़राअत को, ख़ासतौर पर पैदावार कितनी कम हो रही है, कितनी मुतासिर हो रही है? लेकिन ये सफ़ा ख़ुसूसन कपास की फसल बहुत अच्छी थी और उसमें हुकूमत ने भी बहुत मेहनत की, हुकूमत पंजाब ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी, किसान ने भी बड़ी मेहनत की, ये बहुत अच्छी थी। लेकिन अब आगे कुछ फसल खराबी हुई है वाइट फ्लाई की वजह से, और मौसम की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत आने के वजह से कुछ उस पर शेडिंग भी हुई है, जिसकी वजह से उसका नुकसान हो रहा है। जो उसका पहले हमारा टारगेट ये था कि पाकिस्तान की जो क्रॉप है वो तकरीबन कोई 12 मिलियन बेल हो जाएंगी, लेकिन अब मेरे ख्याल में 8 से 9 मिलियन बेल एक्सपेक्टेड है, जिससे हम 2-3 मिलियन बेल की कमी। ये तो बहुत अच्छी खबर आप दे रहे हैं कि एक पॉजिटिव तो है, लेकिन जाहिर बात है आप एक चीज को लीड कर रहे हैं पूरे किसानों को। अगर हम देखें और आपके अगर बात कीजिए तो ऐसे में जो मुश्किलात होती हैं वो आपसे बेहतर कोई ना जाने। किन किन चीजों का अगर ख्याल रखा जाए तो बहुत सारी चीजों के जो आप फरमा रहे हैं कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो एक मुस्बत तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। देखिए जी, जो किसान के इशू है ना इस वक्त, वो इशू है उसकी पैदावारी लागत। इस वक्त जी पाकिस्तान में पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी है, खसूसन आप लेकिन खाद का रेट देखें। अब मैं खाद पे अर्ज करता चलूँ कि सिर्फ यूरिया को अगर आप ले लें, जो कंट्रोल रेट है उससे हम तकरीबन साल का 100 अरब रुपया ज्यादा अदा कर रहे हैं, जो माफिया खा रहे दरमियान में 100 अरब रुपया हमसे ज्यादा लिया जा रहा है। अच्छा, DAP का रेट बढ़ गया, बिजली बहुत महंगी हो गई है, और बिजली के हवाले से मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि बाद काश्तकारों के नाम बकाए जाते हैं पिछले 10-12 सालों के, और यकदम अब हुकूमत ले रही है। इस वक्त ना उनमें एक परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है काश्तकारों में, क्योंकि यकमुश्त वो पैसे अदा नहीं कर सकते। अच्छा, गवर्नमेंट ने आप कहा है कि 8-10 किस्तों में अदा करें, वो 40-40, 50-50 लाख है, वो 8-10 किस्तों में अदा नहीं कर सकते। यानी कि पाकिस्तान में काश्तकार के लिए रिलीफ लेना बहुत मुश्किल है इस वक्त। आप यकीन करें कि उन काश्तकारों के जो घर वालों के या उनके जज्बात का लफ्जों में इहाता करके नहीं बता सकता वो कितनी तकलीफ में है। मेरे नॉलेज में है कुछ काश्तकारों ने इस समय जो बिल पे किया है, क्योंकि रेट बढ़ने से और पिछला बकाया जाती किस साल अदा करनी पड़े, किसी ने भैंस बेची है, किसी ने बच्ची के जेवर बेचे हैं, और मैं उनकी परेशानी आपको नहीं बता सकता। अच्छा सर, ये कहिएगा क्योंकि आप सदर हैं पाकिस्तान इत्तेहाद किसान, और देखिए अगर आप किसानों के इत्तेहाद की बात करें, बड़ी सारी मिसालें हमारे सामने हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें तो पड़ोस में आपको पता है हमेशा अगर इस तरह के मुतालबात हुकूमत से मनवाने हों या अपने मुतालबात सामने रखने हो तो किसान इत्तेहाद मुत्तहिद होकर सामने आते हैं। हमने किसानों को बहुत बड़ी तादाद में एहतजाज करते माल रोड पर मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ सूबों में देखा है, लेकिन अब मुतालबात और मांगे जो हैं वो क्यों पूरी नहीं की जाती, सुनी नहीं जाती। गुज़िश्ता हुकूमतों की बात करें, मौजूदा हुकूमतों की बात करें, आपकी मुतालबात है क्या? इस प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है जिस पर कोई सुनवाई नहीं होती? देखिए जी, हम काश्तकारों को इस वक्त ना लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिलावल भुट्टो की तरह उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, मैं उसमें आपने हमसाया मुल्क की बात की है ना, मैं उसी के साथ हमसाया मुल्क में यूरिया का बैग पाकिस्तानी रुपीज में मिल रहा है 750 रुपए का, और हमें मिल रहा है 4500 रुपए का। वहाँ DAP मिल रही है पाकिस्तानी रुपीज में कुछ 3600 रुपए की, हमें मिल रही है 13,000 रुपए की। वहाँ डेली बिजली, वहाँ डेली इंडियन पंजाब में डेली 8 घंटे बिजली फ्री है, हम उसका बिल अदा नहीं कर सकते। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मार्केटिंग मैकेनिज्म हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है। जब काश्तकार की फसल आती है तो उसका रेट डाउन कर दिया जाता है। मुझे सिर्फ 2 मिनट देना, मैं बताना चाहता हूँ कि माफिया क्या कर रहा है इस मुल्क में एंड कंज्यूमर के साथ, आम आदमी के साथ। हमने पिछले साल गंदम बेची 2200 रुपए मन,
एंड कंज्यूमर को वो गंदम मिली 5200 से 6000 रुपए बंद, यानी कि 1750 अरब रुपए मिडल मैन खा गया। इस दफा हमने गन्ना बेचा जिस वक्त तो चीनी का रेट था 87 रुपीज, बाद में उसका रेट चला गया 200 तक रेट चला गया। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं कि 7.4 मिलियन टन जो डिक्लेयर चीनी है जिसपे टैक्स पे किया, जो चोरी जिसमें शामिल नहीं है, अगर मलिक साहब एक और चीज, मलिक साहब रेट बढ़ाया तो 7 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ बनता है अवाम के ऊपर, एक गरीब आदमी के ऊपर। यानी कि इस माफिया ने एक गरीब आदमी जो टांगा चलाता है, जो रक्षा चलाता है, उसकी टोटल जो अय्याशी है ना, वो एक कप चाय की 2 चुस्की है, वो भी छीन ली उससे कि उसका वो मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकता, चीनी नहीं डाल सकता उससे। यानी कि इतनी महंगाई कर दी। आटे को ले ले आप कि हमने गंदम बेची इस दफा 3900 रुपए बंद, तो बाद में 5200 रुपए बंद तक चली गई। अच्छा मक्की को ले ले, जब हमारी मक्की नहीं आई थी उसका रेट था 4 साढ़े 4, जब हमारी आई तो 1800 2000 रुपए रेट हो गई है। अभी आप मुंजी को ले ले, पहले रेट ज्यादा था, जब हमारी मुंजी आई अब रेट डबल होने जा रहा है। यानी कि असल इस वक्त जो है कि माफिया को नकेल डालने की। मलिक साहब इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं, और जो चीजें आपने फरमाई यही चीजें मैंने इससे पहले बताई कि ये मामलात हुए, छोटा किसान किस तरह दलदल में फंस रहा है और कहीं ना कहीं खुदकुशी पे भी मजबूर है। अब मलिक साहब इसमें कोई शक नहीं है, ये मामला तो चल रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने इस पर अपना आपको देखा होगा कि एक नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है, और उस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या आप लोगों की मुलाकात आर्मी चीफ साहब से हुई, और उसमें ये माफिया के हवाले से, उन सारी चीजों के हवाले से, क्योंकि इस वक्त हम दे रहे हैं कि डंडा दिया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि चाहे वो डॉलर का मामला हो, सोने के मामला हो, दीगर चीजों में डंडा दिया गया तो चीजें सामने आ रही हैं। ऐसे में इन माफिया को भी डंडा देने की जरूरत है। तो क्या आर्मी चीफ साहब से कोई मुलाकात हुई या बातचीत हुई, ये मुतालिबात सामने रखे गए आप लोग की? पहली बात तो ये है कि मैं आर्मी चीफ को इन अक़दामात पे खराज तहसीन पेश करता हूँ, ख़ुसूसन सिंध में जिस तरीके से वो इस माफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, पंजाब में भी शुरू हो रहा है, और अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि इस माफिया को वो नकेल डाले। दूसरी बात यह है कि जो एग्रीकल्चर में उन्होंने काम किया है वो एक पैराडाइम शिफ्ट है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जो हर साल आबादी में एक नया मुल्क जितना, यानी कि एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी हम आबादी ऐड कर रहे हैं, यानी कि 50 से 55 लाख, लेकिन उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है। अब हमारे जो बंजर रकबे है उसको आबाद किया जा रहा है, जिसको आर्मी हेड कर रही है। आम आदमी जाके, कोई भी काश्तकार जाके, किसान ले जाके, कोई कंपनी जाके वो जमीन लेके आबाद करके हमारी पैदावार बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम इस तरफ ना सोचे, हमारे पास कुछ 15 से 18 मिलियन एकड़ रकबा जो खाली पड़ा है, अगर उसको आबाद ना किया जाए तो फिर हमारे लिए फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। अब आप देखें ना, बदकिस्मती है कि हम गरीब मुल्क कहलवाने के बावजूद 12 से 15 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जिस मुल्क में गरीब मुल्क को और गंदम भी इम्पोर्ट करनी पड़े, मैं एज ए किसान तो मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। और यहाँ पे ये होता है कि चीनी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर हम इम्पोर्ट करते हैं, गंदम हम स्मगल करवा देते हैं, फिर हम इम्पोर्ट करते हैं, अच्छा यूरिया हम स्मगल करवाते हैं, फिर हम इम्पोर्ट करते हैं। यानी हमें उन चीजों पे भी नजर डालने की जरूरत है। मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आर्मी चीफ से भी आपके तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे नादहिंदा है काश्तकार, वो भी इस मुल्क के बाकी है, वो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। उनका जीना पाकिस्तान में, ठीक है मलिक खालिद साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मैं आप ही की बात को सेकंड करती हूँ कि अगर अपने कीजिए, आपने वक्त दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, कि कुदरती वसाइल से माला माल ये पाकिस्तान, अगर तमाम मसाइल को देखा जाए और तमाम वसाइल को बुरोकार लाया जाए तो हमारे मैक्सिमम मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। ये लेकिन महकमा जात की तरजीहात पर डिपेंड करता है। इसी के साथ आपसे लेनी है इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।